ग्रेविटेशन 9th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट के एग्जाम देते हैं ना, तो नीट के एग्जाम में से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आ रहे हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, किसी भी कंपटीशन के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसको आप समझेंगे। सबसे मजेदार बात जानते हो क्या है? मैं आपको फील कराऊंगा कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे जो गिरती है, जैसे आपने सुना है कहानी कि जो एप्पल है, एप्पल कहाँ गिरा था? न्यूटन के सामने गिरा था, सर पे नहीं गिरा था ना। सर लोग बोलते हैं कि न्यूटन के सामने जब सेब गिरा तो उसको खा जाना चाहिए था, रिसर्च करने की बातें नहीं होती है ना। अगर वो खा जाता तो किसी को पता नहीं चलता कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये आता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, न्यूटन से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में। ठीक है, गैलीलियो ने भी रिसर्च किया, कैवेंडिश ने रिसर्च किया, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च किया, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन था वहां तक कौन पहुंचे? न्यूटन पहुंचे। ठीक है, न्यूटन एक इंग्लैंड के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इस पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर का जो श्रेय आता है वो किसको मिलता है? न्यूटन को मिलता है। न्यूटन का जो जन्म हुआ है 1643 में, और इनका देहांत हो गया है 1727। सही है। न्यूटन ने जो फोर्स का फॉर्मूला दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो हुई न्यूटन की बात। न्यूटन साहब ने एक एजम्पशन लिया, ये मान लो ये हमारा अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना होता है आपको मालूम है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर बोलेंगे, या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर बोलेंगे। और मास ऑफ अर्थ जो होता है ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। सही है ना? अर्थ का है सेंटर। ठीक है, न्यूटन साहब का कहना था कि मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एन, और एक छोटी सी बॉडी है यहाँ पे जिसका मास क्या है? स्मॉल एन। अगर ये बॉडी आ रही है तो कहाँ आना है? इसको अर्थ पे आना है ना। इसका मास तो वो कितना है? स्मॉल एन। सेब की बात कर लेते हैं, एप्पल की बात कर लेते हैं। एप्पल का वजन कितना हो सकता है? बहुत बड़ा अगर एप्पल होगा तो आधा केजी का होगा, हाफ केजी का होगा, या 1 केजी का हो सकता है। यही हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। लेकिन अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास क्या है? कम है। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि जिस बॉडी के पास मास होता है उसमें अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्ट करता है। जिसके पास मास ज्यादा होगा वो अट्रैक्शन क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आ रहा है। न्यूटन साहब ने कहा है जो फोर्स होगा वह डिपेंड करेगा इसके मास पे। m तो मास होगा, ए का नाम अगर आप m1 कर लीजिए, ए का मास आप m2 कर लीजिए, नहीं बोल सकते ऐसा। m1 और m2 पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। जिसका मास ज्यादा होगा वो फोर्स क्या लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। और इन्होंने कहा कि F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का स्क्वायर। दोनों मिला देंगे ये बन जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई R का स्क्वायर। और इस सिंबल हटाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा G m1 m2 बाई R का स्क्वायर। यही फोर्स का फॉर्मूला बन गया, जिस फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। F इक्वल टू G m1 m2 बाई R का स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे? R है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। एक बॉडी ये है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, यही R है। और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का नाम क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, कोई भी चीज अगर जमीन पे नीचे गिर जाती है तो क्या जमीन से फिर ऊपर आती है? हम बोलेंगे जमीन से सामान ऊपर आ जाए, क्या आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक ही फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव। अर्थ जो है ना, हर चीज को क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ के पास मास क्या है? बहुत ज्यादा है। और अभी आपको बताया कि जिसके पास मास ज्यादा होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। आई बस समझ?
नहीं, एक फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ से G का फॉर्मूला निकालना होगा तो G का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? G बराबर बन जाएगा F R का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। क्लियर है? अब इस G का जो वैल्यू आता है, इसी G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और G की जो वैल्यू होती है 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है। इस G की वैल्यू देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है कैवेंडिश। क्या नाम है? कैवेंडिश। कैवेंडिश। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि G की वैल्यू किसने दिया है ना। आप यूपीएससी के एग्जाम देंगे, नीट के एग्जाम देंगे, जेई के एग्जाम देंगे, या किसी भी अदर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन में लिख के देगा कि दो बॉडी के बीच में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस फोर्स की वैल्यू बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? न्यूटन। तो बताओ G की वैल्यू है 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो G की वैल्यू किसने बताया? तो पहला ऑप्शन तो न्यूटन का ही नाम आता है। बी में होगा कैवेंडिश, सी में होगा मैक्सवेल, डी में होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसका आंसर लगाएंगे आप लोग? कैवेंडिश। बहुत सारे बच्चे किस पे टिक लगाते हैं? न्यूटन पे। लेकिन यहाँ न्यूटन नहीं होगा, कौन होगा? कैवेंडिश। कैवेंडिश साहब ने बताया जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67। और इस जी का वैल्यू वाला पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है। आप मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जी की वैल्यू यही रहेगा। इसीलिए नाम दिया गया इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस पूरे यूनिवर्स के लिए जो कैपिटल जी की वैल्यू मिलेगी तो कितनी मिलेगी? 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी के स्क्वायर। सही है ना? आप चाहो तो जी का डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है। जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखो फोर्स का डायमेंशन मालूम है क्या होता है? m l t पावर -2। इसके बाद r है, r मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l पावर 2। l है ना, r पावर 2 है तो यहाँ l पावर 2 हो जाएगा। डिवाइड बाई मास का डायमेंशन m। कितने मास है? 2 मास है। एक मास क्या हो गया? कैंसिल। m पावर कितना है? 1। l पावर कितना है? 1। सॉल्व कर लो इसको। m पावर नीचे प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस। लिखेंगे m पावर -1। l पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। t पावर -2। ये इसका डायमेंशन है। कैपिटल जी का डायमेंशन कितना आ गया? m पावर -1, l पावर 3, t पावर -2। सही है। और जी की यूनिट भी आपके सामने लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। याद रखेंगे सभी लोग। ये कौन सा फॉर्मूला बन के आपके सामने है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। ये हमने अर्थ से आपको रिलेट कर दिया है, ठीक है। आप इसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। सिंपल 2 मास ले लेना, एक बॉडी का मास रखना m1, एक बॉडी का मास रखना कितना? m2। अब इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? r। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, r की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो फोर्स वैल्यू क्या हो जानी है? कम, बिकॉज r का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है ना? आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। आप ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, किसके बीच में? फोर्स और r के बीच में ग्राफ जो बनेगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा। इस टाइप से बनेगा। f जो होगा r के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ पे r होगा और यहाँ पे फोर्स होगा। सही है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पे जो फोर्स का यूनिट होगा क्या होगा? न्यूटन में होगा। यहाँ n लिख देता हूँ। और डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में। ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये ग्राफ क्या शो करता है कि r की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और r की वैल्यू अगर कम होगी तो फोर्स वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। क्लियर है? ये था आपका ग्रेविटेशन का कौन सा टॉपिक था? ये न्यूटन ने जो बताया था फॉर्मूला फोर्स का, कि कोई बॉडी को जब अट्रैक्ट करता है तो कितना फोर्स लगता है? कितना फोर्स लगता है। F बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। क्लियर है? इतना नोट कर लो इसको। इसका ग्राफ भी आपको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सबसे कमजोर फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? सबसे कमजोर। वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। इसके बाद
पहला पॉइंट आपको लिखना है वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, सबसे कमजोर फोर्स होता है वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। दूसरी बात, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? Conservative। ये कंजर्व करता है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये सेंटर से लगने वाला फोर्स होता है। इसका नाम क्या है इसका? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको फॉलो करता है ओबे इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सबसे कमजोर फोर्स है इस पूरे यूनिवर्स का। सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे कमजोर फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता तो बहुत दिक्कत हो जाता। दो ऑब्जेक्ट एक साथ होता और आपस में फोर्स लगा लेता। अगर आप किचन में चावल दाल सब्जी बना के जाते, मालूम चला कि कुकर ने झगड़ा कर लिया कढ़ाई से, है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। दो बॉडी बैठे हैं आपस में, दोनों आपस झगड़ा कर लेता, नहीं होता झगड़ा, ऑटोमेटिक फोर्स लगते रहता। लेकिन इतना कमजोर है कि और भी जो फोर्स लगे होते हैं, जैसे आप बैठे हो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, और उसको अपोज कर रहा है। नॉर्मल फोर्स लग रहा है और भी फोर्स लग रहे हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स काम उसमें नहीं करता और ऐसे भी कमजोर होता है। कमजोर इंसान कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कर लिया नोट? इट इज अ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये भी लिख लेंगे। इट इज अ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज अ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्ट करने का काम करता है।